जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो अध्याय है, उनका जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, उसी से प्रश्न दिया गया है। जो ये अभ्यास प्रश्न है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने करा दिया है। आप लोग जाकर मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यह आज का छठवां प्रश्न हम देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2016 में भी पूछा गया था, जो 2017 में भी पूछा गया था, फिर 2019 में भी पूछा गया था, यहाँ तक कि 2020 में भी पूछा गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज इसी को हम जानेंगे। आज इसी प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार निर्मित होता है? फिर राष्ट्र को निर्मित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है छठवां, राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार निर्मित होता है? यानी जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, किस प्रकार उसका निर्माण होता है। फिर राष्ट्र के निर्मित करने वाले तत्वों का वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, राष्ट्र निर्माण के लिए स्वशासन की संस्थाओं का निर्माण करना जरूरी है। ये संस्थाएं राष्ट्र की चुनौतियों को दूर करने में असरदार होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र को अपने मामलों में समय पर और रणनीति रूप से फैसले लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यानी जो राष्ट्र निर्माण के लिए स्वशासन क्या होता है कि किसी देश या छोटी जो राजनीति इकाई है, उसके नागरिकों का अपने मामलों को नियंत्रण करना। यानी दूसरे देश के प्रति दूसरे देश में हमारा देश जो उसकी जो नागरिकों का अपने मामलों को नियंत्रण करना है। हमारे नागरिकों को, जो हमारे नागरिक हैं, उनके मामलों को नियंत्रण करना ही स्वशासन कहलाता है। सरकार को नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहला ये हो गया। फिर ये संस्थाएं जो है राष्ट्र की चुनौती क्या होती है? जो सैन्य विज्ञान के क्षेत्रों से आया हुआ यह शब्द है। जो ये चुनौतियाँ होती हैं उनको दूर करने में असरदार होनी चाहिए। ये जो हमारी संस्थाएं हैं, ये जो नियंत्रण रखना चाहिए, ये जो संस्थाएं हैं, इनको दूर करने में असरदार होनी चाहिए। फिर देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र को अपने मामले में समय पर और रणनीति रूप से फैसले लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यानी अब ये रणनीति क्या होता है? जो राष्ट्र के मामलों में जो समय पर और रणनीति रूप से, रणनीति जो है जिसका मतलब होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई योजना को ही रणनीति कहते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसको, जो हमारे मामलों में जो हमारा लक्ष्य होगा, उसको समय पर फैसले लेने और उसे लागू करने की क्षमता सरकार को करनी चाहिए। बहुत ही आवश्यक है, क्षमता विकसित करनी चाहिए। तो चलिए और आगे देखते हैं। आगे है, राष्ट्र निर्माण के लिए, दूसरा पॉइंट है, राष्ट्र निर्माण के लिए आर्थिक और सामाजिक कारकों को भी अहम माना जाता है। यानी जो आर्थिक और सामाजिक कारक जो हैं, जो आर्थिक परिस्थिति होती है और सामाजिक परिस्थिति को ही भी अहम माना गया है। अलग अलग समय और जगहों पर राष्ट्रों के विकास को अलग अलग परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। यानी अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर जो राष्ट्र के विकास को
अलग अलग परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं, अलग अलग परिस्थिति प्रभावित करती है राष्ट्र के विकास होने में। फिर आगे देखते हैं राष्ट्र के निर्माण का मकसद क्या होता है। तो कभी अस्तित्व में न आए या ठीक से काम न करने वाले राष्ट्रों को फिर से एकजुट करना होता है। यानी राष्ट्र निर्माण का जो मकसद है, कभी अस्तित्व में न आए, जिसका अस्तित्व में जो कभी नहीं आए या ठीक से काम न कर पाए या ठीक से काम न करने वाले जो राष्ट्रों को फिर से एकजुट करना होना बहुत ही आवश्यक है। फिर देखिए आगे देखते हैं, ये जो दूसरा प्रश्न था, जो राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों को शामिल किया गया है। जैसे राष्ट्र के निर्माण करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए, तो उसी को हम देखेंगे। जो राष्ट्र के निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो राष्ट्र के निर्माण करने में 7 मूल तत्व शामिल हैं। पहला जो क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है, वह भी राष्ट्र का निर्माण करने में भी बहुत ही आवश्यक है। फिर जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या है, राष्ट्र निर्माण में बहुत आवश्यक है। फिर संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है, किसी देश की सरकार का देश पर शासन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी किसी देश की सरकार का उसी देश पर शासन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, शासन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी ये संप्रभुता कहते हैं, इसे ही संप्रभुता कहते हैं। फिर सेना का भी बहुत आवश्यक है राष्ट्र निर्माण में। अगर सेना है तभी तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए सेना का होना बहुत आवश्यक है। फिर झंडा, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, झंडा हमारा तिरंगा, वह भी राष्ट्र निर्माण में बहुत ही आवश्यक है। वह हमारे जो सैनिक, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या क्या कर गए, अपने जो कुआं था उसको भी भर दिया लाशों से, तो यह भी बहुत आवश्यक है जो हमारा झंडा है। फिर मुद्रा भी बहुत आवश्यक है राष्ट्र निर्माण में, और भाषा शामिल है, और जो हमारी भाषा भी बहुत आवश्यक है राष्ट्र निर्माण में। फिर अतः जो राष्ट्र के विकास के लिए भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है, भाषा का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्र का निर्माण के लिए भाषा का विकास होना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, इसका यही उत्तर होगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में न आया हो या जो पीछे की वीडियो न देख पाए हो, तो आप जाकर मेरे चैनल से देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।